हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो डिस्कस करी थी उसमें हमने यूटेट के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करे थे। पेपर 2 सीडीपी 2023 के 15 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 16 हम अब अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको लास्ट वीडियो थी वो आपको क्लियर हो गई होगी। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज प्रशस्त। प्रशस्त की आपको फुल फॉर्म पूछी जा रही है कि विद्यालय हेतु दिव्यांगताओं की आरंभिक जांच सूची, विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करने हेतु उपकरण, दिव्यांग बच्चों की बुद्धि मापने हेतु मनोवैज्ञानिक परीक्षण, या फिर दिव्यांग बच्चों के लिए आधारिक संरचना हेतु दिशा निर्देश। तो प्रशस्त जो होता है वो एक डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग चेकलिस्ट होती है स्कूल्स के लिए, जिसमें कि विद्यालय हेतु दिव्यांगताओं की आरंभिक जांच सूची देखी जाती है। तो 16 का जो आंसर होगा वो होगा ए, डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग चेकलिस्ट फॉर स्कूल्स। व्हाट इज प्रशस्त? A disability screening checklist for schools. Next question. Question number 17. हार्वर्ड गार्डनर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। हार्वर्ड गार्डनर गिव द कॉन्सेप्ट कि हार्वर्ड गार्डनर ने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो किस चीज का कॉन्सेप्ट दिया है। ये मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। ये क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया है। मल्टीपल इंटेलिजेंस किसके द्वारा दिया गया, वहां ऐसा पूछा था। और यहाँ क्या पूछा है, यहाँ पूछा है कि हार्वर्ड गार्डनर का कॉन्सेप्ट, हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है। क्वेश्चन सेम है, बस उसको थोड़ा सा क्या उन्होंने अपोजिट कर दिया है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है किसके द्वारा दिया गया है, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्टीट्यूड। अभिक्षमता क्या होती है? अभिक्षमता की स्पेसिफिक कैपेसिटीज टू डू अ टास्क वेल, जनरल कैपेसिटीज टू डू अ टास्क, इट इज अ टाइप ऑफ इंटरेस्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी। तो अभिक्षमता हम उसे कहते हैं किसी कार्य को अच्छे से करने की जो विशिष्ट क्षमताएं होती हैं। एप्टीट्यूड क्या होती है? स्पेसिफिक कैपेसिटीज टू डू अ टास्क वेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनुअल एग्जामिनेशंस गिवन टू स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द कोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम के अंत में दी जाने वाली वार्षिक परीक्षा जो होती है, जब हम लास्ट में बच्चों का एग्जाम लेते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल है? हम एक तरह से बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, तो वो इवेल्युएशन में आता है। किस में आता है? इवेल्युएशन में। इवेल्युएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एट द एंड ऑफ कोर्स। तो इसका आंसर हो गया 19 का बी। इवेल्युएशन जो होता है वो बच्चों का मूल्यांकन लास्ट में किया जाता है, उसको हम बोलते हैं इवेल्युएशन। क्वेश्चन नंबर 20, adaptation in the context of children with special needs। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में अनुकूलन क्या है? नियमित कक्षाओं में विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को शिक्षा देना, सभी विद्यार्थियों की शिक्षा जहां सभी विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया में समान भागीदार हैं, विद्यार्थियों को समायोजन करने के लिए शिक्षण प्रक्रियाओं, असाइनमेंट और आकलन के शिक्षण लक्ष्यों में बदलाव न करना, विद्यार्थियों की आवश्यकता को समायोजित करने के लिए आकलन सामग्री, पाठ्यचर्या और कक्षा के वातावरण को समायोजित करना। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके संदर्भ में उनके किस तरह से उनके कॉन्टेक्स्ट में एक अडेप्टेशन का मीनिंग हुआ, उनके अनुकूल क्या हुआ। जो विद्यार्थियों की आवश्यकता है उनको समायोजित करना मीन्स एडजस्टिंग। क्या एडजस्ट करना? असेसमेंट, मटेरियल, किस तरीके का मटेरियल होने चाहिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए, क्लास का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, टू अकोमोडेट अ स्टूडेंट नीड। मीन्स स्टूडेंट्स की नीड को ध्यान में रखते हुए, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जब हम एक समायोजित आकलन करते हैं उसको हम बोलते हैं विशेष आवश्यकताओं के बच्चों के संदर्भ में ये उसका अनुकूल व्यवहार कहलाता है कि उनके हम साथ हैं, उनके साथ हम एडजस्टिंग बिहेवियर, ये सब चीजें किस में आती हैं? एडेप्टेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। क्योंकि देखिए नियमित कक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को शिक्षा देना ये उनके अनुकूल नहीं है। कि जो रेगुलर क्लासेस है प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स इन रेगुलर क्लासरूम, कि रेगुलर क्लासरूम में आप जैसे बच्चे बाकी पढ़ रहे हैं उनको भी वैसे ही पढ़ाना। अभी कोई विजुअली अगर इम्पेयर्ड है
देखने में किसी बच्चे को परेशानी है तो आपको कहीं ना कहीं उन्हें लार्ज प्रिंट की बुक्स प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तो उनको स्पेशल करिकुलम या स्पेशल मटेरियल तैयार करके देना पड़ेगा। तो इसलिए आप रेगुलर क्लास में स्पेशल नीड्स के बच्चों को सेम एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाते हो, नहीं कर सकते हो। एजुकेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स वेयर ऑल द स्टूडेंट्स आर इक्वल पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस। तो जो लर्निंग प्रोसेस बाकी स्टूडेंट्स का है उन स्टूडेंट्स के साथ ही स्पेशल नीड्स बच्चों को सिखाना, उनकी लर्निंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। नॉट मेकिंग चेंजेस इन लर्निंग गोल्स, उनके लर्निंग गोल्स में कोई चेंज ना करना, उनकी टीचिंग जो आप पढ़ा रहे हो रेगुलर स्टूडेंट्स को और जो आप पढ़ा रहे हो स्पेशल नीड्स को, अगर सेम प्रोसेस रखोगे, टीचिंग प्रोसेस, सेम असाइनमेंट, सेम असेसमेंट, तो उनको चेंज ना करना, ये भी आपके एडेप्टेशन में नहीं है। एडेप्टेशन मीन्स अनुकूल, उनके अनुकूल व्यवहार करना। उनके अनुकूल व्यवहार क्या होगा? जब आप उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग, उनकी परेशानियों को समझते हुए उनका आकलन करोगे, उन्हें मटेरियल प्रोवाइड करोगे, उन्हें करिकुलम प्रोवाइड करोगे और क्लासरूम का एनवायरनमेंट उनके अनुकूल होगा। तो आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब लॉ ऑफ एक्सरसाइज किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसका डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज वाज गिवन बाय थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के द्वारा क्या दिया गया है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी रीइंफोर्समेंट। प्राइमरी रीइंफोर्समेंट क्या होता है? प्राथमिक पुनर्बलन हम जिसको बोलते हैं वो होता है फूड। सबसे पहले प्राइमरी क्या चाहिए आपको? सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? खाना, उसके बाद ही आप कुछ और कर पाते हैं। तो इट मीन्स फूड इज योर फर्स्ट प्राइमरी रीइंफोर्समेंट, क्योंकि पेट भरा होगा तो पैसे भी कमा लिए जा सकते हैं, पुरस्कार भी आपका कोई प्राइमरी रीइंफोर्समेंट नहीं है, गिफ्ट भी नहीं है। सबसे पहले फूड, फूड आपका प्राइमरी रीइंफोर्समेंट होता है। प्राथमिक पुनर्बलन किस में, उसमें क्या आता है? फूड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग स्टूडेंट्स लर्निंग। विद्यार्थियों के सीखने को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक कौन सा है? तो वो आपका होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसे हम बोलते हैं TLM। TLM देखिए, सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका खुद का कॉन्सेप्ट हुआ, सेल्फ मीन्स खुद का, इंटरेस्ट आपका खुद का इंटरेस्ट हुआ, एप्टीट्यूड आपके अंदर कितनी अभिक्षमता है, आपका एप्टीट्यूड कैसा है, तो आपकी खुद की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है, ये सब है इंटरनल, आपके अंदर की बात है कि आप आपकी खुद की, सेल्फ की। एक्सटर्नल की जब हम बात करते हैं, जब बाह्य रूप में हम बात करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो ये जो आते हैं आपके एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग में आते हैं, जिसके थ्रू स्टूडेंट की लर्निंग में बाह्य कारक जो प्रभावित करते हैं स्टूडेंट की लर्निंग को, इन्हें बोलते हैं हम एक्सटर्नल फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग मेथड इज गुड फॉर ऑडियो विजुअल लर्नर्स। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा लर्निंग मेथड ऐसा है, कौन सा अच्छा लर्निंग मेथड है जो ऑडियो विजुअल लर्नर्स के लिए सही है। श्रव्य दृश्य अध्येता के लिए सीखने की कौन सी विधि अच्छी है? पाठ से संबंधित मुख्य बिंदुओं को बोलना, पाठ से संबंधित मुख्य बिंदुओं को बोलना व साथ साथ श्याम पट पर लिखना, करके सीखने के अवसर देना, या पाठ से संबंधित मुख्य बिंदुओं को श्याम पट पर लिखना। ऑडियो और विजुअल, इसमें किस चीज की बात हो रही है? देखने की भी बात हो रही है और सुनने की। ऑडियो मीन्स सुनना, विजुअल मीन्स देखना। तो सुनना और देखना दोनों चीजें किसमें आ रही हैं? बी ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ आप क्या कर रहे हो? पाठ से संबंधित मुख्य बिंदुओं को बोल भी रहे हो और साथ साथ उन्हें श्यामपट पर लिख भी रहे हो। तो जब आप बोल रहे हो तो सामने स्टूडेंट उनको सुन रहा है, और जब आप लिख रहे हो तो वो बच्चा उन्हें देख रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो लर्निंग मेथड होगा वो ऑडियो विजुअल लर्नर्स के लिए गुड मेथड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट और एसेशन बेस है। स्टेटमेंट क्या दी है? कथन और व्याख्या। कोहेसिवनेस रेफर्स टू टुगेदरनेस, बाइंडिंग एंड म्यूचुअल अट्रैक्शन एमंग ग्रुप मेंबर्स। मीन्स संसक्ता समूह सदस्यों के बीच एकता, बद्धता एवं परस्पर आकर्षण को इंगित करती है, कोहेसिवनेस। और एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहे हैं? जैसे जैसे समूह अधिक सशक्त होता है, समूह के सदस्य एक सामाजिक इकाई के रूप में विचार, अनुभव एवं कार्य करना प्रारंभ करते हैं, और पृथक व्यक्तियों के समान कम। मीन्स मिलकर रहना। स्टेटमेंट ये कह रही है कि जो मिलकर हम रहते हैं उसका मतलब होता है कि टुगेदरनेस, साथ में, वो क्या होता है? एक दूसरे के बीच में एक यूनिटी लाती है, परस्पर आकर्षण को इंगित करती है। ये कह रहे हैं कि कोहेसिवनेस का मीनिंग ऐसा है, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है? एक्सप्लेनेशन ये कह रही है कि जैसे जैसे ग्रुप जो है बहुत ज्यादा कोहेसिव हो जाता है, बहुत ज्यादा मिलकर रहता है, तो ग्रुप मेंबर्स जो होते हैं वो
स्टार्ट कर देते हैं सोचना, फील करना और एक्ट करना एज अ सोशल यूनिट। मीन्स मिलके वो सोचते हैं, मिलके फील कर रहे हैं, मिलके उस चीज पर काम कर रहे हैं। और वो जो होते हैं, वो जो आइसोलेटेड लोग होते हैं, जो अलग अलग रह रहे हैं, जो ग्रुप में नहीं रह रहे हैं, वो उनके जैसे नहीं होते, अनलेस लाइक आइसोलेटेड इंडिविजुअल। तो कहीं ना कहीं जो कोहेसिवनेस का मीनिंग है और जो उसकी एक्सप्लेनेशन है, वो दोनों ही करेक्ट हैं। तो इस केस में आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन आर करेक्ट। कोहेसिवनेस का मीनिंग सशक्तता, साथ में मिलकर काम करना, और उसकी व्याख्या भी इस क्वेश्चन में सही दी गई है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, मेक अ पोयम बाय यूजिंग दीज टू वर्ड्स। चंद्रमा और सूर्य, इन दो शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको एक कविता बनानी है। तो ये किस प्रकार का प्रश्न है? क्या मेमोरी बेस्ड है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, एनालिसिस बेस्ड है, या फिर क्रिएटिविटी बेस्ड है? अब बताइए कि आपसे मैं कोई टॉपिक दे दूं और आपसे कहूँ, मैंने कोई दो वर्ड्स दे दिए और कह दिया कि इसके ऊपर आपको पोएम बनानी है, तो आप मेमोरी बेस्ड तो वो नहीं हो सकते, क्योंकि आपको खुद बनानी है, तो आप घर से तो याद करके नहीं आओगे। अंडरस्टैंडिंग, मैं कुछ समझा भी नहीं रही हूँ। एनालिसिस, मैं उसमें ये भी नहीं कह रही आप इसका विश्लेषण कीजिए, मैं आपसे कह रही हूँ आप एक पोयम बनाइए, दो वर्ड्स का यूज करके। बनाना मीन्स कुछ सृजन करना, कुछ क्रिएटिविटी दिखाना। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्रिएटिविटी बेस्ड। ये किसका एग्जाम्पल है? इस टाइप के क्वेश्चन किस में आते हैं? क्रिएटिविटी बेस्ड में। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव में मैंने आपको पहले भी बताया है, जहां पर हम माइंड से रिलेटेड बातें करते हैं वो कॉग्निटिव डोमेन में आता है। थिंकिंग एंड रिलेटेड टू माइंड, ऑल द थिंग्स आर कमिंग अंडर द कॉग्निटिव डोमेन। हेल्प अदर्स, एम्पैथेटिक बिहेवियर, इंटरपर्सनल स्किल्स, या डिस्क्राइबिंग अ कॉन्सेप्ट। दूसरों की सहायता करना, यहाँ पे कोई माइंड का यूज नहीं हो रहा। तद्रुतिपूर्ण व्यवहार, नो। अंतर्वैयक्तिक कौशल मीन्स बातचीत कर रहे हो तो कम्युनिकेशन हुआ। अवधारणा की व्याख्या करना, आप किसी कॉन्सेप्ट को अगर डिस्क्राइब कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपना माइंड यूज कर रहे हो, तब आप उसको डिस्क्राइब कर पा रहे हो, समझ रहे हो, समझा रहे हो। तो ये सब चीजें किस में आती हैं? कॉग्निटिव डोमेन में। तो 27 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, टीचर शुड असेस द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ? शिक्षक को विद्यार्थियों का आकलन किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा करना चाहिए? प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे बेस्ड क्वेश्चन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आपने देखा होगा कि हम विद्यार्थियों का जब आकलन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इन सारी ही चीजों का यूज करते हैं बच्चों का असेसमेंट करने के लिए। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे बेस्ड भी देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप भी देखते हैं, और प्रोजेक्ट बेस्ड भी देते हैं बच्चों को करने के लिए, और फिर उसके बाद में उनका आकलन किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ स्पेशल टीचिंग मेथोडोलॉजी। नो, जो लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे हैं तो उनको तो स्पेशल टीचिंग की जरूरत होती है। तो इसमें क्या लिखा है? डोंट नीड, तो ये रॉन्ग हो गया। टोटली विजुअल इम्पेयर चिल्ड्रन कैन रीड लार्ज प्रिंट बुक। जिन बच्चों को बिल्कुल दिखाई नहीं देता, पूर्ण दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं, क्या वो बड़ी प्रिंट की बुक्स can read large print book? There is a need of individualized education plan for children with mental disability, या फिर there is a need for curricular adaptation for children with locomotor disability। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी एक बार हम पढ़ते हैं। मानसिक रूप से, देखिए जो पूर्ण दृष्टिबाधित बच्चे हैं वो कैसे पढ़ पाएंगे? आप उन्हें मटेरियल छोटा दीजिए या बड़ा दीजिए, जब उन्हें दिखाई ही नहीं देगा तो वो कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट इनकरेक्ट हुआ। ए मैंने आपको बता दिया। सी में क्या है? जो मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए आपको एक व्यक्तिगत शिक्षण योजना बनाने की आवश्यकता है। मीन्स उन्हें इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, ऐसा प्लान प्रोवाइड किया जाए उनके मेंटल डिसेबिलिटी को पढ़ने के लिए। उनको इंडिविजुअल उनको असेस किया जाए, उनको समझा जाए, उनकी जरूरतों को देखा जाए। तो ये इसका सही आंसर हुआ। चलन बाधित बच्चों के लिए पाठ्यचर्या अनुकूलित किए जाने की आवश्यकता है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी बच्चे मीन जिन्हें चलने फिरने में प्रॉब्लम है, कुछ है, तो वो देयर इज अ नीड फॉर करिकुलर एडेप्टेशन। तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि माइंड तो उनका सही काम कर रहा है। वहां पे वहां चलन बाधित बच्चे हैं, तो ये भी इसका रॉन्ग आंसर हुआ। तो सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड फॉर असेसिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ चाइल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चे की समझ को आकलित करने के लिए सबसे अच्छा है? जब हम बच्चे को असेसमेंट कर रहे हैं
तो इनमें से कौन सा आंसर सही हुआ? सूरज किस दिशा से निकलता है? बच्चों को पता है सूरज पूरब दिशा से निकलता है। 15 अगस्त के दिन क्या हुआ था? हमारा देश आजाद हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? वो भी बच्चा बता देगा। धूप में कपड़े जल्दी क्यों सूखते हैं? इसे बताने के लिए बच्चे को क्या करना होगा? एक्सप्लेन करना होगा कि धूप में कपड़े जल्दी क्यों सूखते हैं। वाई डू द क्लॉथ्स ड्राई फास्ट इन द सनलाइट? तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें इसमें उसकी समझ चेक करनी है। बाकी तो क्वेश्चन को याद करके आ जाएगा कि प्रधानमंत्री का नाम क्या है, 15 अगस्त के दिन क्या हुआ था, सूरज किस दिशा से निकलता है, इसमें सिर्फ आपको आंसर याद करके वो बता देगा। लेकिन जब आप उससे पूछेंगे कि कपड़े क्यों जल्दी सूखते हैं धूप में, तो उसे एक्सप्लेनेशन देनी होगी जिससे आप बच्चे की समझ को समझ पाएंगे। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन 30 कंप्लीट, और जिससे हमारा जो है आज का क्वेश्चन पेपर भी कंप्लीट होता है लास्ट ईयर का। तो सीडीपी हमने जो है 3 साल के पेपर डिस्कस कर लिए, यूटेट के पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी। आप जो भी स्टूडेंट जिस भी एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, मैं आपको बार बार ये एडवाइस करूंगी कि एक बार इन क्वेश्चन पेपर से गो थ्रू हो जाइए, अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3 साल के क्वेश्चंस अगर आप देखते हैं तो आपने 90 क्वेश्चंस पेपर 1 के कर लिए हैं और 90 क्वेश्चंस आपने पेपर 2 के कर लिए हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैथ्स का पेपर, यूटेट के पेपर 2 के जो मैथ्स के क्वेश्चन पेपर आए हैं लास्ट 3 इयर्स में, 21, 22 एंड 23 में, वो हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।